मेरा नाम रिजवाना शेख है। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियम माइंड बुक पार्ट 9 कंटिन्यू करती हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि निजी सेवा व्यवसाय करने में कोई बुराई है, बस उसमें फटाफट अमीर बनने की उम्मीद ना करें जब तक कि आप खुद को डुप्लीकेट करने या लीवरेज करने का कोई तरीका ना खोज लें। अपने सेमिनार में मैं अक्सर ऐसे कर्मचारियों से मिलता हूं जो तनख्वाह या घंटे के आधार पर भुगतान पाते हैं। वे मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना कि वे हकदार हैं। मेरी प्रतिक्रिया होती है, किसकी राय में? मुझे यकीन है कि आपके बॉस की राय में आपको वाजिब भुगतान मिल रहा है। आप तनख्वाह की चक्की से उतर क्यों नहीं जाते? आप अपने प्रदर्शन के आधार पर पूर्ण या आंशिक भुगतान की मांग क्यों नहीं करते? या अगर यह संभव न हो तो आप खुद का बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते? फिर आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी योग्यता जितना भी कमा रहे हैं, ना जाने क्यों मेरी सलाह से वे लोग संतुष्ट नहीं होते। जाहिर है वे लोग तो बाजार में अपने सच्चे मूल्य की जांच करने की बात सोचकर ही दहशत में आ जाते हैं। अक्सर ज़्यादातर लोगों को अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने में सबसे बड़ा डर यह होता है कि वे अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर निकलने में डरते हैं। मेरे अनुभव में स्थायी तनख्वाह की चक्करगिन्नी में फंसे ज़्यादातर लोगों के अतीत की प्रोग्रामिंग उन्हें बताती है कि यह काम के बदले भुगतान पाने का सामान्य तरीका है। आप अपने माता पिता को दोष नहीं दे सकते। मेरा अनुमान है कि अगर आप अच्छे पीड़ित हैं तो आप ऐसा कर भी सकते हैं। ज़्यादातर माता पिता कुछ ज़्यादा ही सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रोजगार चाहते हैं। जैसा आपको शायद पहले ही पता चल चुका होगा, नियमित तनख्वाह पर काम नहीं करने वाले व्यक्ति के माता पिता आमतौर पर यह लोकप्रिय वाक्य बोलते हैं, तुम ढंग की नौकरी कब करोगे? मुझे याद है मेरे माता पिता ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। शुक्र है, मेरा जवाब था, उम्मीद है कभी नहीं। इस पर मेरी माँ बौखला गई। बहरहाल मेरे पिता ने कहा, अच्छा है, निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। मैं भी आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप खुद के लिए काम करें, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, कमीशन पर काम करें, आमदनी या कंपनी के लाभ का प्रतिशत लें या स्टॉक ऑप्शन लें। साधन चाहे जो हो, बस यह सुनिश्चित करें कि आपको अपने परिणामों के आधार पर भुगतान मिले। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति जो बिजनेस का मालिक होना चाहिए, चाहे वह बिजनेस फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो। पहला कारण यह है कि ज़्यादातर मिलेनियर अपने खुद के बिजनेस में अमीर बने हैं। दूसरा कारण यह है कि दौलत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब टैक्स अधिकारी आपकी आमदनी का लगभग आधा हिस्सा हड़पने के लिए तैयार बैठा हो। जब आप अपने बिजनेस के मालिक होते हैं तो आप टैक्सों में बहुत सा पैसा बचा लेते हैं, क्योंकि आप अपने कुछ खर्च जैसे कार, यात्रा, शिक्षा और यहाँ तक कि मकान पर भी टैक्स की बचत कर लेते हैं। सिर्फ इसी कारण से अपना खुद का बिजनेस बनाना लाभदायक साबित हो सकता है। अगर आपके पास किसी बिजनेस की कोई जोरदार योजना ना हो तो चिंता ना करें, आप किसी दूसरे की योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, आप सेल्समैन बनकर कमीशन पर काम कर सकते हैं। बेचना दुनिया के सबसे ज़्यादातर भुगतान वाले व्यवसायों में से एक है। इसमें निपुण लोग ढेर सारी कमाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं। दर्जनों अच्छी कंपनियां हैं और उनके पास वे सभी प्रोडक्ट्स
तथा सिस्टम हैं जो आपको शुरुआत में चाहिए। सिर्फ कुछ रुपयों में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और बहुत कम प्रशासनिक दिक्कतों के साथ बिजनेस मालिक बनने के सभी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जचता हो तो यह दौलत के लिए आपका हवाई जहाज़ बन सकता है। लेकिन है एक पल के लिए भी ना सोचें कि आप मुफ्त में सवारी करने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तभी काम करेगा जब आप काम करेंगे। इसमें सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण, समय और ऊर्जा की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो 20,000 से 50,000 डॉलर तक की मासिक आमदनी, हाँ, मासिक कोई असाधारण बात नहीं है, चाहे जो हो, सिर्फ सहन करने और पार्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर बनने भर से आपको टैक्स में बेहतरीन छूट मिल जाएगी। और कौन जाने, शायद आपको प्रोडक्ट इतना पसंद आ जाए कि आप इसे दूसरों को बेच लें और आपको अच्छी आय भी हो जाए। एक और विकल्प अपनी नौकरी के बदले में अनुबंध करना है। अगर आपका बॉस इसके लिए तैयार हो जाए तो वह आपके बजाय आपकी कंपनी को भुगतान देगा उसी काम के लिए जो आप इस वक्त कर रहे हैं। इसके लिए कुछ कानूनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अगर आप के पास एक दो और क्लाइंट हों, भले ही वे पार्ट टाइम हों, तो आपको कर्मचारी के बजाय बिजनेस मालिक के रूप में भुगतान किया जा सकता है और इस बिजनेस मालिक के टैक्स लाभों का आनंद ले सकते हैं। कौन जाने, पार्ट टाइम क्लाइंट आगे चलकर फुल टाइम क्लाइंट बन जाए और आपको लीवरेज करने का मौका मिल जाए। हो सकता है आप सारा काम करने के लिए दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लें और अंततः फुल टाइम बिजनेस के मालिक बन जाएं। आप सोच सकते हैं मेरा बॉस इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। मैं इस बारे में इतनी गारंटी से कुछ नहीं कहूँगा। आपको यह बात समझनी होगी कि किसी कर्मचारी पर कंपनी को बहुत खर्च करना पड़ता है। कंपनी को न सिर्फ तनख्वाह देनी पड़ती बल्कि इसके अलावा सरकार को उस तनख्वाह का 25% या इससे ज़्यादा टैक्स के रूप में देना होता है। इसमें ज़्यादातर कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों की कीमत भी जोड़ दें तो शायद सब मिलकर तनख्वाह का 50% हो जाता है। अब अगर कंपनी आपको स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में अनुबंध कर रखती है तो इसमें कंपनी की लगभग 50% बचत हो जाती है। जाहिर है इसके बाद आपको कर्मचारी के रूप में मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन आप टैक्स में ही इतना बचा लेंगे कि उससे अपनी मनचाही चीज़ खरीद सकते हैं। अंत में अपने वास्तविक मूल्य के अनुरूप कमाने का एकमात्र तरीका अपने परिणामों के आधार पर भुगतान करना है। एक बार फिर मेरे डैडी ने इसे बेहतरीन तरीके से कहा था, निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। यही समझदारी भरी सलाह है। घोषणाएं दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां, अगर आप वर्तमान में ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां आपको निश्चित तनख्वाह या घंटे के आधार पर पैसा मिल रहा है तो अपने नियोक्ता के सामने ऐसी भुगतान योजना रखें जिसमें आपको कम से कम आंशिक रूप से अपने व्यक्तिगत परिणामों और कंपनी के परिणामों के आधार पर भुगतान मिल सके। अगर आप अपनी कंपनी के मालिक हैं तो ऐसी भुगतान योजना बनाएं जिससे आपके कर्मचारियों या यहाँ तक कि मुख्य सप्लायर्स को भी उनके और आपकी कंपनी के परिणामों के आधार पर ज़्यादा भुगतान मिल सके। इन योजनाओं पर तत्काल अमल करें। अगर आप इस समय नौकरी में हों और आपको अपने परिणामों
के आधार पर भुगतान नहीं मिल पा रहा हो तो खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचें। आप पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं, या प्रशिक्षक बन सकते हैं, या दूसरों को अपना ज्ञान दे सकते हैं, या अपनी स्वतंत्र परामर्शदाता सेवाएं उसी कंपनी को दे सकते हैं जहां आप काम कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि इस बार आपको भुगतान लगाए गए समय के आधार पर नहीं, बल्कि प्रदर्शन और परिणाम के आधार पर मिलेगा। सीन नीटा की सफलता की कहानी। प्री हार्व। मैं बता नहीं सकता कि हम कितने कृतज्ञ हैं कि मेरी पत्नी की एक सहेली ने आपसे हमारा परिचय करा दिया। उस वक्त मेरी तनख्वाह $10,000 की कटौती हुई थी। हम लोग हताशा में विकल्पों की तलाश कर रहे थे, क्योंकि तब हमारा खर्च मुश्किल से चल पा रहा था। मिलेनियर माइंड इंटेंसिव में सीखी विधियों से हम अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर पाए। जब हमने उन विधियों को सही तरीके से आजमाया तो चमत्कार होने लगे। हमने अगले साल 5 मकान खरीदे, जिनमें से हर मकान पर हमें $18,000 का न्यूनतम लाभ हुआ। 5वें मकान में तो हमें $3 लाख का फ़ायदा हुआ, जो मेरी पिछले साल की आमदनी से 6 गुना ज़्यादा था। मैंने 14 साल की अपनी नौकरी छोड़ दी और अब मैं पूर्णकालिक रियल एस्टेट निवेशक बन चुका हूँ। अब मेरे पास खाली समय है जो मैं अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ बिता सकता हूँ। रोम तक असर करने वाली आपकी प्रशिक्षण विधि हमारी सफलता की बहुत बड़ी कुंजी रही। मुझे आगे आने वाले समय का बेसब्री से इंतज़ार है। काश मैंने यह सब 20 साल की उम्र में ही सीख लिया होता। आपको धन्यवाद। आपका सीन नीटा रेटल डब्ल्यू। दौलत की फाइल 12। अमीर लोग या भी और भी सोचते हैं। गरीब लोग वह सोचते हैं। अमीर लोग या भी और वह भी सोचते हैं। गरीब लोग या वह सोचते हैं। अमीर लोग प्रचुरता की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। जाहिर है दोनों एक ही भौतिक संसार में रहते हैं, लेकिन उनके नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गरीब और अधिकांश मध्यवर्गीय लोग अभाव में जीते हैं। वे इन सूत्रों के आधार पर जीते हैं, जैसे इतना ही है जो मिल सकता है, कभी पर्याप्त नहीं होता, और आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती। और हालांकि आपको शायद हर चीज़ नहीं मिल सकती, जैसे दुनिया की सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से हर वह चीज़ मिल सकती है जिसे आप सचमुच चाहते हैं। आप सफल कैरियर चाहते हैं या अपने परिवार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं? दोनों। आप बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या मौज मस्ती करना चाहते हैं? दोनों। आप जीवन में पैसा चाहते हैं या सार्थकता? दोनों। आप दौलत कमाना चाहते हैं या अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं? दोनों। गरीब लोग हमेशा किसी एक को चुनते हैं, अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि थोड़ी रचनात्मकता के साथ हमेशा ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें आपको दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ मिल जाए। भविष्य में जब भी आपके सामने यह वह का विकल्प आए तो आपको खुद से बस यह सवाल पूछना चाहिए, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ? यह सवाल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। यह आपको अभाव और सीमा की दुनिया से संभावनाओं और प्रचुरताओं के ब्रह्मांड में ले जाएगा। यह सिर्फ आपकी मनचाही चीज़ों में ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सही है। उदाहरण के लिए, इस समय मैं एक नाखुश सप्लायर से निपटने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जो मानता
कर रहा हूँ जो मानता है कि मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल को उसके द्वारा किए ऐसे खर्चों का भुगतान करना चाहिए जिनके बारे में अनुबंध में सहमत नहीं हुई थी। मेरी भावना यह है कि अपनी लागत का अनुमान लगाना उसका काम है, मेरा नहीं, और अगर उसका ज़्यादा खर्च हुआ है तो इस समस्या से उसे निपटना चाहिए। मैं अगली बार के लिए एक नए अनुबंध पर बातचीत करने का इच्छुक हूँ, लेकिन मैं पुराने अनुबंधों का पालन करने का प्रबल हिमायती भी हूँ। मेरे कड़के दिनों में अगर मेरे सामने इस तरह की स्थिति आती तो मैं अपनी बात साफ साफ रख देता और यह सुनिश्चित करता कि मैं अनुबंध में लिखी राशि से एक धेला भी ज़्यादा न दूँ। हालांकि मैं उसे सप्लायर बनाए रखना चाहता, लेकिन हो सकता है कि अंततः यह चर्चा बड़ी बहस में बदल जाती। पुराने दिनों में मैं उससे मुलाकात करने जाते समय यही सोचता कि इसमें या तो वह जीतेगा या मैं। बहरहाल आजकल मैंने खुद को दोनों के संदर्भ में सोचने के लिए प्रशिक्षित कर लिया, इसलिए मैं इस बातचीत में पूरे खुलेपन के साथ ऐसी स्थिति से बहुत खुश भी होगा ऐसी स्थिति बनाने जा रहा हूँ जहाँ मैं उसे ज़्यादा भुगतान नहीं करूँगा। वह मेरे प्रस्ताव से बहुत खुश भी होगा। दूसरे शब्दों में मेरा लक्ष्य दोनों को पाना है। एक और उदाहरण से देखें। कुछ महीनों पहले मैंने एरिज़ोना में एक वैकेशन होम खरीदने का फैसला किया जिस इलाके में मेरी दिलचस्पी थी। मैंने उसका चप्पा चप्पा छान मारा। हर रियल एस्टेट एजेंट ने मुझे यही बताया कि अगर मैं इस इलाके में 3 बेडरूम और 1 स्टडी रूम वाला मकान चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे $10 लाख देने होंगे। मेरा इरादा इस मकान में 10 लाख से कम का निवेश करने का था। ऐसी परिस्थितियों में ज़्यादातर लोग या तो अपनी उम्मीद कम कर लेते हैं या फिर अपना बजट बढ़ा देते हैं। मैंने दोनों कायम रखे। हाल ही में मुझे फ़ोन पर बताया गया कि मैं जिस जगह पर जैसा मकान चाहता था वैसा मकान मिल रहा है। वहाँ के एक मकान मालिक ने अपने मकान की कीमत $2 लाख घटा दी है, जिससे वह $10 लाख से कम हो गई है। दोनों के पाने के इरादे की शक्ति का यह एक और कमाल है। मैंने हमेशा अपने माता पिता को बताया था कि मैं ऐसे काम में गुलामों की तरह जुटा नहीं रहना चाहता जिसमें मुझे मज़ा ना आता हो, और मैं उस काम को करके अमीर बनूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। उनकी प्रतिक्रिया सामान्य थी। तुम सपनों की दुनिया में रह रहे हो, जीवन फूलों की सेज नहीं। उन्होंने कहा, बिजनेस है, मज़ा है। पहले तुम आजीविका चलाने की परवाह करो, फिर अगर तुम्हारे पास समय बचे तो तुम अपनी ज़िंदगी के मज़े ले सकते हो। मुझे याद है इस पर मैंने सोचा था अगर मैं उनकी बात सुनूंगा तो अंत में मेरा हाल भी उन्हीं जैसा हो जाएगा। नहीं, मुझे तो दोनों चाहिए। क्या यह मुश्किल था? यकीनन। मैं जिस काम से नफ़रत करता था कई बार तो उसे मुझे 1-2 सप्ताह करना पड़ा ताकि मैं खा सकूं और किराया चुका सकूं, लेकिन मैंने दोनों को पाने का इरादा नहीं छोड़ा। मैं कभी किसी नापसंद नौकरी या बिजनेस में ज़्यादा देर नहीं रुका। अंततः मैं अपने मनपसंद काम को करके अमीर बन गया। अब मैं जानता हूं कि ऐसा किया जा सकता है। आज मैं सिर्फ वही काम और प्रोजेक्ट लेता हूं जो मुझे पसंद होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे दूसरों को भी यही सिखाने का मौका मिलता है। दोनों का नज़रिया पैसे के मामले में जितना महत्वपूर्ण है उतना किसी दूसरी चीज़ में नहीं। गरीब और कई मध्यवर्गीय लोग मानते हैं कि उन्हें पैसा और जीवन के किसी दूसरे पहलू के बीच में चुनाव करना होगा। परिणाम स्वरूप वे यह तर्क देते हैं कि पैसा बाकी चीज़ों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं, वैसा महत्वपूर्ण है। हम एक बात
साफ कर देना चाहते हैं। पैसा महत्वपूर्ण है, यह कहना मूर्खतापूर्ण है कि यह जीवन की बाकी चीज़ों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका हाथ या आपका पैर? दोनों ही महत्वपूर्ण है। पैसा तेल है, यह आपको जीवन में घिसटने के बजाय फिसलने में समर्थ बनाता है। पैसा स्वतंत्रता देता है, अपनी मनचाही चीज़ें खरीदने की स्वतंत्रता और अपना समय मनचाहे तरीके से बिताने की स्वतंत्रता। पैसा आपको जीवन की अच्छी चीज़ों का आनंद लेने में समर्थ बनाता है। इसके अलावा आपको यह मौका भी देता है कि आप दूसरों को नौकरी देकर उनके जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। सबसे बड़ी बात, पैसा होने के बाद आपको अपनी ऊर्जा इस चिंता में नहीं गंवानी पड़ती कि आपके पास पैसा नहीं है। खुशी भी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर यहाँ पर गरीब और मध्यवर्गीय लोग भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि पैसा और खुशी अलग अलग है, यानी या तो आप अमीर बन सकते हैं या फिर आप खुश रह सकते हो। एक बार फिर कहूँगा, यह घटिया प्रोग्रामिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। जो लोग हर महीने में अमीर होते हैं वे समझते हैं कि आपके पास दोनों हैं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरह आपके पास हाथ और पैर दोनों होने चाहिए, उसी तरह आपके पास पैसा और खुशी भी दोनों होने चाहिए। आपके पास केक भी रहे और आप उसे खा भी सकें। तो यहाँ अमीर, मध्यवर्गीय और गरीब लोगों के बीच एक और बड़ा फ़र्क देखा जा सकता है। अमीर लोग यकीन करते हैं आपके पास केक भी रहे और आप उसे खा भी सकें। मध्यवर्गीय लोग यकीन करते हैं केक से मोटापा बढ़ता है, इसलिए मैं इसका बस छोटा सा टुकड़ा ही लूँगा। गरीब लोग यकीन करते हैं कि वे केक के हकदार नहीं हैं, इसलिए वे डबल रोटी का ऑर्डर देते हैं, उसके छिद्रों पर स्थान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि क्यों उनके पास कुछ भी नहीं है। दौलत का सिद्धांत। अमीर लोग यकीन करते हैं आपके पास केक भी रहे और आप उसे खा भी सकें। मध्यवर्गीय लोग यकीन करते हैं केक से मोटापा बढ़ता है, इसलिए मैं इसका बस छोटा सा टुकड़ा ही लूँगा। गरीब लोग यकीन करते हैं कि वे केक के हकदार नहीं, इसलिए वे डबल रोटी का ऑर्डर कर देते हैं, उसके छिद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि क्यों उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास केक होने का क्या फ़ायदा अगर आप उसे खा ना सकें? आप इसका और क्या कर सकते हैं? अलमारी में सजाकर इसकी ओर ताकते रहें। केक खाने और मज़े लेने के लिए ही बना है। यह वह चिंतन उन लोगों को भी धूल चटा देता है जो मानते हैं कि अगर मेरे पास ज़्यादा होगा तो किसी और के पास कम होगा। एक बार फिर कहना पड़ेगा, यह डर पर आधारित खुद को पराजित करने वाली प्रोग्रामिंग से ज़्यादा कुछ नहीं। यह धारणा मूर्खतापूर्ण है कि दुनिया की सारी दौलत अमीर लोगों के पास है और वे उसे इकट्ठा करके रख रहे हैं, जिससे बाकी लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस धारणा के अनुसार धन की आपूर्ति सीमित है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि हर दिन नए नोट छप रहे हैं। नोट छापने का संबंध दशकों से किसी असली संपत्ति से जुड़ा नहीं। तो आप दौलतमंद लोगों ने आज उपलब्ध सारे पैसे पर कब्जा कर भी लिया है, तो कल अरबों नहीं तो करोड़ों नए डॉलर आ जाएंगे। इस सीमित विश्वास वाले लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि उस पैसे का बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हर एक के लिए मूल्य बढ़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा जो मैं अपने सेमिनार में अक्सर देता हूँ। मैं 5 लोगों से मंच पर आने को कहता हूँ और अपने साथ एक चीज़ लाने को कहता हूँ। मैं उन्हें एक गोले में खड़ा कर देता हूँ। फिर मैं पहले व्यक्ति को $5 का नोट देकर उससे कहता हूँ कि वह दूसरे नंबर के व्यक्ति से उस पैसे से कोई चीज़ खरीदे। मान ले वह पेन खरीदता है तो अब नंबर 1 व्यक्ति के पास पेन और नंबर 2 व्यक्ति के पास $5 हैं। फिर नंबर 2 का व्यक्ति उसी $5 के नोट से नंबर 3 से
क्लिक बोर्ड खरीदता है। फिर नंबर 3 का व्यक्ति उसी $5 के नोट से नंबर 4 व्यक्ति से नोटबुक खरीदता है। मुझे आशा है कि आप तस्वीर और मुद्दे की बात समझ गए होंगे। उसी $5 के नोट ने हर व्यक्ति के मूल्य में वृद्धि की। वही $5 5 अलग अलग लोगों के पास से होकर गुजरे और हर एक के लिए $5 का मूल्य निर्मित किया। कुल मिलाकर समूह में $25 का मूल्य उत्पन्न हुआ। इसके बाद भी वह $5 का नोट खत्म नहीं हुआ, बल्कि लगातार घूमता रहा और हर एक के लिए मूल्य उत्पन्न करता रहा। सबक स्पष्ट है। पहली बात, पैसा कभी खत्म नहीं होता। आप उसी पैसे का इस्तेमाल वर्षों तक हजारों लोगों के साथ कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, आप उतने ही ज़्यादा पैसे को प्रवाह में रख सकते हैं, जिसका मतलब है कि बाकी लोगों के पास ज़्यादा मूल्य के सृजन से ज़्यादा अवसर होंगे। यह वह पर आधारित चिंतन का विपरीत है। इस चिंतन के विपरीत, जब आपके पास पैसा होता है और आप उसका उपयोग करते हैं, तो जिसे आप पैसा देते हैं उसे भी इसका मूल्य मिलता है। और आपको भी मैं यह बात सीधे सीधे कहना चाहूँगा, अगर आप दूसरे लोगों के बारे में इतने ही चिंतित हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें इसका हिस्सा मिले जैसा इसके हिस्से होते हों, तो अमीर बनने की पूरी कोशिश करें, ताकि आप समाज में पैसे के प्रवाह को बढ़ा सकें। अगर मैं किसी चीज़ का उदाहरण हो सकता हूँ, तो यह है कि आप एक दयालु, प्रेमपूर्ण, परवाह करने वाले, उदार और आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं और बेहद अमीर भी। मेरा प्रबल आग्रह है कि आप इस मिथक को भुला दें कि धन किसी तरह से बुरा होता है या दौलतमंद बनने के बाद आप कम अच्छे या कम पवित्र हो जाएंगे। यह विश्वास बिल्कुल गोश्त है। अगर आप फास्ट फूड से थक गए हों और अगर आप इसे खाते रहेंगे, तो आप सिर्फ मोटे ही नहीं होंगे, आप मोटे और कड़के हो जाएंगे। देखा, दोनों का एक और उदाहरण मिल गया। मित्रों, दयालु, उदार और प्रेमपूर्ण बनने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पर्स में क्या है या क्या नहीं। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपके दिल में क्या है। पवित्रता और आध्यात्मिकता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में क्या है या क्या नहीं। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपकी आत्मा में क्या है। यह सोचना कि पैसा आपको अच्छा या बुरा बनाता है, यह वह चिंतन है और सरासर घटिया प्रोग्रामिंग है जो आपकी खुशी और सफलता को बढ़ाने में ज़रा भी मदद नहीं करती या आपके आसपास के लोगों की मदद भी नहीं करती, ख़ास तौर पर बच्चों की। अगर आप अच्छे इंसान बनने पर तुले ही हुए हैं, तो फिर इतने अच्छे ज़रूर बने कि अपनी कमज़ोर करने वाली धारणाओं से अगली पीढ़ी को संक्रमित ना करें। अगर आप सचमुच बिना सीमाओं वाला जीवन जीना चाहते हैं, चाहे स्थिति जो भी हो, तो वह चिंतन छोड़ दें और दोनों के इरादे को कायम रखें। घोषणा, दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं हमेशा दोनों के संदर्भ में सोचता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। दोनों चीज़ें पाने के लिए सोचने और ऐसा करने के तरीके खोजने का अभ्यास करें।
जब भी आपके सामने विकल्प प्रस्तुत किए जाएं तो खुद से पूछें, मैं दोनों कैसे पा सकता हूं। जागरूक बने कि धन का प्रवाह हर व्यक्ति के जीवन में मूल्य बढ़ाता है। जब भी आप पैसा खर्च करें तो खुद से कहें, यह पैसा सैकड़ों लोगों के पास से गुजरेगा और सबके मूल्य में वृद्धि करेगा। खुद को दूसरों का रोल मॉडल मानें। दिखाएं कि आप दयालु, उदार, प्रेमपूर्ण और अमीर बन सकते हैं। दौलत की फाइल 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो हमारे समाज में लोग आमतौर पर यह सवाल पूछते हैं, आपकी आमदनी कितनी है? आप यह सवाल बहुत कम सुनते हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है? बहुत कम लोग इस तरह से बात करते हैं। जाहिर है इस तरह की बात अमीरों के कंट्री क्लब में ही सुनाई देती है। कंट्री क्लब में वित्तीय चर्चा लगभग हमेशा नेटवर्थ पर केंद्रित होती है। जिम ने हाल ही में अपने स्टॉक ऑप्शन बेचे हैं, उसकी नेटवर्थ 3 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। पॉल की कंपनी अभी भी सार्वजनिक हुई है, अब उसकी नेटवर्थ 8 मिलियन हो गई है। शिव ने अपना बिजनेस बेच दिया, उसकी नेटवर्थ अब 12 मिलियन हो गई है। कंट्री क्लब में आप यह नहीं सुनेंगे, हे क्या तुमने सुना है जो कि तनख्वाह बढ़ गई? हाँ, और 2%। जीवन निर्वाह भत्ता अलग से। अगर आप यह सुनते हैं तो आप समझ जाते हैं कि उस दिन वहाँ कोई मेहमान आया है जो ऐसी बातें बोल रहा है। दौलत का सिद्धांत। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। नेटवर्थ आपके पास मौजूद हर संपत्ति का वित्तीय मूल्य है। अपनी नेटवर्थ आंकने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज़ का मूल्य जोड़ लें, जैसे नकद, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जैसे निवेश। अगर आपका बिजनेस हो तो उसका वर्तमान मूल्य, अगर आपका मकान हो तो उसका वर्तमान मूल्य आदि। अब आपकी संपत्ति का जो योग आए उसमें से कर्ज की सारी रकम घटा लें। नेटवर्थ दौलत का चरम पैमाना है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी संपत्ति को नकद में बदल सकते हैं। अमीर लोग आमदनी और नेटवर्थ के भारी अंतर को समझते हैं। आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपकी नेटवर्थ तय करने वाले 4 तत्वों में से सिर्फ एक तत्व है। नेटवर्थ के 4 तत्व: आमदनी, बचत, निवेश, सरलीकरण। अमीर लोग जानते हैं कि ऊंची नेटवर्थ के समीकरण में सभी चारों तत्व शामिल होते हैं। चूँकि चारों ही तत्व अनिवार्य हैं, इसलिए आइए हम एक की जांच करते हैं। आमदनी 2 प्रकार की होती है, काम के बदले आमदनी और निष्क्रिय आमदनी। काम के बदले आमदनी वह पैसा है जो आप निष्क्रिय रूप से काम करके कमाते हैं। इसमें आपकी नौकरी की तनख्वाह या उद्यमी के लिए बिजनेस से होने वाला लाभ या कमाई शामिल होती है। काम की आमदनी के लिए यह ज़रूरी है कि पैसे कमाने के लिए आप अपने समय और मेहनत का निवेश करें। सक्रिय आमदनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना नेटवर्थ के बाकी 3 तत्वों तक पहुंचना लगभग असंभव है। सक्रिय आमदनी यह है कि हम किस तरह अपनी वित्तीय कुप्पी को भरते हैं। अगर बाकी चीज़ें समान हो तो सक्रिय आमदनी जितनी ज़्यादा होती है, आप उतनी ही ज़्यादा बचत और निवेश कर सकते हैं। हालांकि सक्रिय आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह नेटवर्थ के समूचे समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। दुर्भाग्य से गरीब और कई मध्यवर्गीय लोग चारों तथ्यों में से सिर्फ सक्रिय आमदनी पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी नेटवर्थ नाम मात्र की या शून्य रहती है। निष्क्रिय आमदनी वह पैसा है जो आप बिना कोई काम किए कमाते हैं। हम कुछ समय बाद निष्क्रिय आमदनी पर ज़्यादा विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल इसे कुप्पी को भरने वाली आमदनी की एक ऐसी धारा माने जिसका उपयोग खर्च, बचत और निवेश करने में किया जा सकता है। बचत भी अनिवार्य
बचत भी अनिवार्य है। हो सकता है आप बहुत सा पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आप उसमें से ज़रा भी बचत नहीं करते तो आप कभी दौलत नहीं बना पाएंगे। कई लोगों के पास ऐसा वित्तीय ब्लूप्रिंट होता है जिसमें सिर्फ खर्च करने की प्रोग्रामिंग होती है। उसके पास जितना भी पैसा होता है उसे वे पूरा खर्च कर डालते हैं। वे तत्कालिक संतुष्टि को दीर्घकालीन संतुलन के ऊपर रखते हैं। खर्च करने वालों के 3 सूत्र होते हैं। उनका पहला सूत्र है या सिर्फ पैसा है। यही वजह है कि पैसा उनके पास ज़्यादा नहीं रहता। उनका दूसरा सूत्र है जो जाता है वह आता है, कम से कम वे इसकी उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि उनका तीसरा सूत्र है माफ़ कीजिए, मैं यह काम इस समय नहीं कर सकता, मैं कंगाल हूँ। कुप्पी को भरने की आमदनी कमाएं और बचाए बिना नेटवर्थ के अगले तत्व को पाना असंभव है। थैंक यू सो मच।